Hello बच्चों, let's see the question and the question is the Van 't Hoff factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in the other solvent is respectively। मतलब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें बताना है Van 't Hoff फैक्टर I किसी कंपाउंड का जो डिसोसिएशन के लिए जा रहा है किसी एक सॉल्वेंट में और दूसरे सॉल्वेंट में वो एसोसिएशन के लिए जा रहा है। तो चलिए मैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए बेटा, जैसे लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन एंड ग्रेटर देन वन, है ना। तो एक्चुअल में बेटा जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होता है आई, ये आपका होता क्या है ये आपका होता है बेटा एबनॉर्मल एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब इस क्वेश्चन को लोग समझते हैं बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ये आपकी ये होती है कि जब कभी भी किसी सब्सटेंस को, कंपाउंड को हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट में जाने के बाद वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट होने के बाद हमें कितने कंपाउंड्स दे रहा है ना, कितने आयंस हमें दे रहा है। ये आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस और कंपाउंड गिवन बाय सब्सटेंस, गिवन बाय सब्सटेंस, है ना। तो ये आपका ये डिपेंड करता है ना। अब डिसोसिएशन में डिसोसिएट हो रहा होगा बेटा तो आपको नंबर ऑफ आयंस वो आपको ज्यादा देने वाला है। एसोसिएट में क्या होंगे, कंपाउंड्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो इस केस में वहां पर आपके पास वो कम होने वाला है ना। तो आप इस चीज को समझो, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि जब कभी भी हम किसी कंपाउंड को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसके बाद वो कितने हमें आयंस दे रहा है। आपको आयंस कब देगा बेटा, जब वो आपका डिसोसिएट हो रहा होगा। वो आपको आयंस देगा जब आपको वो डिसोसिएट हो रहा होगा, तब वो आपको आयंस दे रहा होगा। और वो कंपाउंड वो जुड़ेंगे कब, वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे कब, जब वो आपके एसोसिएट हो रहे होंगे। तो ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है, ये आपका डिसोसिएशन है तब आपको नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, मतलब जितने मोल्स हम कंपाउंड लेते हैं वो आपकी होती है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर होगा क्या बेटा, जब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है, फॉर अ केस ऑफ डिसोसिएशन, फॉर केस ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में होने क्या वाला है बेटा, डिसोसिएशन में जब आप उसको पुट करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको वो डिसोसिएट होकर ज्यादा आयंस देगा। इसलिए इनकी जो आई की वैल्यू होगी बेटा वो आपकी क्या होगी, वो आपकी ग्रेटर देन वन हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी ग्रेटर देन वन हो जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं फॉर केस ऑफ एसोसिएशन, अगर मैं केस ऑफ एसोसिएशन की बात करता हूं बेटा, तो एसोसिएशन में क्या हो रहा होगा बेटा, वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते होंगे और मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़ जाएंगे तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो एक्चुअल में कम होने वाले हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग मोल। तो अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे तो यहाँ पर जो आपकी आई की वैल्यू होगी बेटा वो आपकी लेस देन वन हो जाएगी, क्योंकि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी कम हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपके डिक्रीज कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग मोल। इसलिए यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू जो होगी वो आपकी लेस देन वन होगी और यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू जो होगी वो आपकी ग्रेटर देन वन हो जाएगी। अब हम ऑप्शन में देखते हैं बेटा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो उसने हमें कंडीशन दे रखी है, पहले हमें डिसोसिएशन है और दूसरे केस में आपके पास एसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन में आपका ग्रेटर देन वन होगा और एसोसिएशन में आपका लेस देन वन होगा। तो आप देखो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो हमारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है जो मैंने आपको समझाया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।